तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आज है हमारा ट्रायंगल। जो भी एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको पता ही होगा कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्राई मतलब तीन और एंगल मतलब क्या होते हैं? एंगल, जो भी आप बात करते हैं कोण की। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तीन साइड्स होती हैं और तीन कोण भी होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, धीरे-धीरे बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएँगे, जो कि ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा एडवांस और वास्ट लेवल पे पूछे जाते हैं। क्योंकि आजकल आपने एसएससी का पैटर्न देखा होगा, वहाँ पे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिससे आपको बहुत परेशानी होती है और ये अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल के सिलेबस को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जाएँगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, फिर सर्कल के ऊपर, और जो भी एज इट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनके टाइप के सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसके कैसे फॉर्मूले यूज होते हैं, अगर कैसा कॉन्सेप्ट हो तो आपने उसको कैसे जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते कितने हैं। बेसिकली आपको पता ही होगा कि तीन प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। पहले जो ट्रायंगल की हम बात करते हैं क्या बोलते हैं? समबाहु, जिसे आप बोलते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में क्या होता है आपको पता है, उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और साथ में जो एंगल होते हैं सभी वो कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। बिकॉज एज वी नो वेरी वेल कि जो ट्रायंगल का होता है पूरा का पूरा कोण का, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सेकंड हम लोग जब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जिसे आप क्या बोलते हो? समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हो। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, AB जो होता है वो AC के बराबर होता है, और एंगल B जो होता है क्या? एंगल C के बराबर होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू BC एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। और ये कॉन्सेप्ट भी अपने आप में आपने अगर 10वीं में पढ़ा होगा, तो क्या होता है, जब भी जो साइडें बराबर हो जाती हैं तो क्या होते हैं, जो नीचे के कोण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। ये भी एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। और यदि जो कोण होते हैं पहले से गिवन होते हैं बराबर, तो क्या होता है, जो साइड्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है एक दूसरे के, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे, जो तीसरा टाइप होता है उसका क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं स्केलेंस, या जिसे आप विषम बाहु बोलते हो। विषम का मतलब क्या होता है? एक तरह ना होना। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, AB जो है ना तो BC के बराबर है ना तो CA के बराबर है, और जो इसके एंगल है, एंगल A इज नॉट इक्वल्स टू एंगल B एंड नॉट इक्वल्स टू एंगल C। तो मोटा मोटा आप लोगों को ये पता हो गया कि तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। कौन से? इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस होता है और स्केलेंस होता है। पहला होता है समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समबाहु में क्या होगा? सम मतलब सबके सभी बराबर होंगे, और सभी एंगल भी बराबर होंगे, सभी साइड्स भी बराबर होंगे। और यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि सभी एंगल का साइड जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री ही होगा यहाँ पर, ठीक है। और आइसोलेसिस में आपने देख लिया कि AB बराबर AC के होगा, और साथ में एंगल भी बराबर किसके होगा? एंगल C के। और जब विषम बाहु की बात करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे एडवांस लेवल पे जाते हैं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, एसएससी में या किसी भी बैंकिंग एग्जाम में या रेलवे में कहीं भी आप बात कर लो, तो वहां पे जो पूछे जाते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जो कि ट्रायंगल का ही है, जिसे आपने सुना होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, सिमिलैरिटी का, जिसे आप हिंदी में बोलते हो समानुपाती। समानुपाती इसमें एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दी होती हैं। अगर आपने 10वीं का जब भी मैथ किया होगा, देखा होगा, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स इस तरह दे दी जाती हैं, और क्या बोला होता है कि बताइए ये दोनों आपस में सिमिलर है या नहीं। सिमिलर से मतलब क्या आपका? सिमिलर से मतलब ये कि जरूरी नहीं कि दोनों का जो माप हो, मान लीजिए इसका अगर 10 सेंटीमीटर है तो जरूरी नहीं कि इसका भी 10 सेंटीमीटर हो। अगर मान लो कि एक व्यक्ति है, ये यहाँ पे खड़ा और दूसरा व्यक्ति दूर खड़ा है, तो अगर दोनों की हाइट सेम होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक हाइट उनकी छोटी है। मतलब क्या, अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है किसी से, तो क्या होता है, उसके हाइट में फर्क पड़ जाता है डिस्टेंस के साथ साथ। तो आप ऐसे अंदाजा लगा लिए, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल पास पड़ा है, ये ट्रायंगल दूर पड़ा है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जब होता है, इसमें एंगल तो हमेशा बराबर मिले होते हैं, ठीक है। एंगल हमेशा बराबर मिलेंगे आपको, एंगल में कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शनल हो सकती हैं। जैसे कैसे? मतलब अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 3 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, और इसकी वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या देख पाएंगे कि ये क्या चीज है। अगर मैं यहाँ पे नेमिंग कर दूं इनकी A, B, C, देन D, E एंड F, तो अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे तो जो
BC है वो क्या है, BC जो है वो 2 गुना किसका है, DF का। ओके, यहाँ पे क्या है, जो BC है वो एक्चुअल में क्या है, 2 गुना है किसका, BC जो है वो 2 गुना किसका है, BC जो है वो 2 गुना किसका है, DF का। ठीक है, अगर आप जब भी ऐसा कोई सवाल करते हैं तो अगर आपने देखा कि हाँ ये 2 गुना है तो आपको सभी कंडीशन फिर 2 रेशो में ही पूरी करनी होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है इनका मल्टीपल फैक्टर है प्रोपोर्शन के हिसाब से। आइए पहले इसको आगे देखते हैं। अब दूसरा मैं जब देख रहा हूं तो AB क्या है, वो 2 गुना किसका है, EF का। AB इज 2 टाइम ऑफ EF। चलिए ये भी ठीक है। और तीसरा क्या है, जो AC है वो क्या है, 2 गुना है किसका, DE का। AC जो है वो 2 गुना किसका है, DE का, DE का। तो प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है, जब भी समान अनुपात की बात करते हैं या सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो आपको इस तरह के ट्रायंगल दिए होते हैं और आपने क्या देखना होता है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो आपने बस वहां ये देखना है कि जो पहली ट्रायंगल मिला है और जो दूसरा ट्रायंगल मिला है कहीं वो आपस में प्रोपोर्शनल तो नहीं है। अगर उनकी वैल्यू कोई मल्टीप्लाई करके दोनों का वैल्यू अगर बराबर होता है तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, वो आपस में सिमिलर है। और यहाँ पे एंगल हमेशा बराबर होंगे। अब ये भी देखने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि ये आपको यहाँ मिला है तो ये सामने सामने भी मिल सकते हैं और आपको पता लगाना है कि वो किस कहाँ पे है, उसका दुगना कहाँ पड़ा है, उसका 3 गुना कहाँ पड़ा है, ये आपको देखना है। क्योंकि यहाँ आपको देखते ही पता लग गया 8 यहाँ पे है 4 यहाँ पे, मतलब ये क्या है, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है। ठीक है, तो सिमिलर है ये आपस में। तो सिमिलर प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम इसे लिख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर तो 2 ट्राइंगल जो भी हम बात कर रहे हैं ABC and DEF if they are in the similar condition then, तो हम क्या मान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो AB है अपॉन AB अपॉन किसके, देखिए पहले AB किसके बराबर था, किसका फैक्टर था, AB जो फैक्टर था वो था किसका, EF का। तो हम लिख देंगे नीचे EF बराबर, दूसरा क्या है BC किसका है, DF का, तो यहाँ लिख दिए BC अपॉन DF। इसे आप प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं अगर ये सिमिलरिटी कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो। फिर लिखेंगे AC अपॉन DE, AC अपॉन DE। यही सिमिलर प्रॉपर्टी का क्या है, बेसिक रूल है कि जब भी 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी का क्या है, कंडीशन होता है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के ऊपर है, जिसे आप सर्वांगसम भी बोलते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, या जिसे आप हिंदी में बोलते हो सर्वांगसम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप सर्वांगसम 3 तरह से प्रूफ कर सकते हो। पहले मैं आपको बता दूं सर्वांगसम होता क्या है या कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। जब भी एक ट्राइंगल, मान लीजिए ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल DEF है, जब भी एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरह से कवर करते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, या हम उसे सर्वांगसम बोलते हैं। कहने का मतलब ये दिखते भी बिल्कुल एक ही जैसे हैं। और अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इस ट्राइंगल के ऊपर रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरह से कवर कर देगा। या मैं इस वाले को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ये कवर कर देंगे। तो ये क्या है, ये सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम जो ट्राइंगल है उसकी एक डेफिनेशन है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की क्या है, एक डेफिनेशन है। तो इसके अंदर कुछ 3 प्रकार के रूल होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। पहला जो रूल होता है वो क्या होता है, साइड 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 का। ठीक है, पहला रूल होता है साइड 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 का, इसको बोलते हैं साइड साइड एंड साइड। यदि किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में बराबर हो गई तो भी ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये ABC, ये DEF है। लेट्स सपोज कि AB बराबर हो गया है किसके, DE के, BC बराबर किसके हो गया है, EF के, और AB बराबर अगर हो जाए DF के, दैट मींस वी कैन से दैट कि ये क्या है, ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट रूल को फॉलो करता है बाय साइड साइड साइड, एंड दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये एक सर्वांगसम है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल होता है ASA, या जिसे हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल।
एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इस रूल में क्या होता है, मान लीजिए कि ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और ये भी ट्रायंगल है डी ई एफ। तो इस केस में क्या होगा, एंगल ये रहा, मान लीजिए एक एंगल ए है, ये एंगल डी है, ये आपस में दोनों बराबर है। फिर मान लीजिए ये एंगल बी है, ये बराबर किसके है, ई के, ये दोनों आपस में बराबर है। दो एंगल और एक साइड, मान लीजिए कि साइड एसी बराबर किसके है, डीएफ के। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई एंगल साइड एंगल की, जिसे आप बोल सकते हो ए एस ए। तो इस रूल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब जो तीसरा रूल है वो क्या है, साइड एंगल साइड, वो है साइड एंगल साइड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका मतलब है साइड एंगल एंड साइड। यदि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यदि ये आप देख लेना, दो साइड होंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। यदि तो ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है, मान लीजिए कंडीशन हो गई है या ये, तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर ये आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या कह सकते हो कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उस केस में आप क्या कह सकते हो, वो केस में आप कह सकते हो कि आप दो ट्रायंगल में अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप दो ट्रायंगल में कुछ भी बराबर करना चाहते हैं आप बराबर कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया बाय साइड 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 से, ठीक है। मैंने बोला कि भाई ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। मान लीजिए मैंने इसे इस फॉर्मूले से एंगल साइड एंगल से प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसे एंगल साइड एंगल से प्रूफ कर दिया। मैं मान लेता हूं कि ये एंगल इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर था, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब AB बराबर है DE के और AC बराबर है DF के और एंगल B जो है एंगल E के बराबर है। तो अगर मैं उस केस में ये कह दूं कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि BC बराबर किसके हो जाएगा, ऑटोमेटिकली EF के। ये रूल यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा। यदि हम दो ट्रायंगल जो कि कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं उसमें हम कोई भी हिस्सा बराबर करना चाहें तो इस रूल को फॉलो करके अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो हम उस केस में क्या कहेंगे कि ये भी आपस में बराबर होंगे, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट इट इज फॉलोज द रूल। कौन सा, यहां हम लिख देते हैं CPCT। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप हमेशा वहां पे CPCT लिख के इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही पूरी कहानी किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब हम किसी भी हिस्से में उस ट्रायंगल के आपस में किसी भी साइड को बराबर कर सकते हैं बाय यूजिंग CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे अपने कि ट्रायंगल में कौन कौन से और कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। आप सभी को पता है राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री जिसके पास एक कोण हो, मतलब एक ऐसा कोण जिसके पास एक 90 डिग्री का एंगल हो। तो उसकी डायग्राम जनरली कैसे बनती है, आप उसकी डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये क्या होता है A, ये होता है B, आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ उसको बोल देते हैं क्या, उसको हम बोल देते हैं जो सबसे बड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि राइट एंगल है और ये वाला हमेशा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। सबसे लंबी रेखा के बिल्कुल सामने क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा है, उसके सामने ही हमेशा क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल बोल देते हैं। और जिसके ऊपर ये बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। या आप जिसको क्या बोलते हो, जिसे आप बोल सकते हो आधार, हिंदी में आप इसे बोलते हो आधार, ठीक है। अंग्रेजी में आप इसे बेस कह सकते हैं, हिंदी में आधार बोल सकते हैं। और जो उसके ऊपर होता है, ये बिल्कुल सीधी जो डायरेक्शन है, ये ऊपर जो सीधी लाइन होती है, जो उसकी हाइट होती है, उसको आप क्या बोलते हो, इस हाइट को आप बोलते हो क्या, इस हाइट को बोलते हो परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसे आप बोल देते हो लंब। हिंदी में आप इसे बोलते हो लंब। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिले तो आप क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनती है और साथ में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा ही होगा। कौन सा 90 डिग्री का होगा? जो आप सबसे लंबी भुजा बना रहे हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आप 90 डिग्री का लोगे। कैसे? अगर आप मान लीजिए कि ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसके ऑपोजिट ही ये 90 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये डायग्राम ऐसे ही बने, आपको तो सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो अब एक चीज और पता होगी कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है। कौन सी? वो प्रॉपर्टी हम जिसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस, ठीक है, उसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपने सबने ये थ्योरम पढ़ी होगी। इसके हिसाब से क्या होता है? इसके हिसाब से होता है हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या जिसे आप हिंदी में क्या लिख देते हैं, आप लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कुछ बताई है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाना है और उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यदि आपको वहां से मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है? हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल ये कीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ से आपने बेस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यदि आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ऑफ बेस स्क्वायर। ये आपको वहां पे याद रखना है, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पता लग गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी होता है, आप सबने इसको किया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेथड के ऊपर कि आगे कौन कौन से इसमें टाइप पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्या है? मीडियन, जिसे आप बोलते हो मध्यिका, माध्यिका या मध्यिका बोलते हो आप इसे, मध्यिका, ठीक है। माध्यिका भी बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं मीडियन। क्या होता है एक मीडियन? मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, ठीक है। अब इस मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या होता है जिसे आप माध्यिका बोलते हैं, मध्यिका बोलते हैं। तो यदि ये एक ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन को ड्रॉ करूं, एक लाइन को ड्रॉ करूं जो कि बिल्कुल बीचों बीच कौन सी? सामने वाली लाइन को तोड़े। मतलब यहां से एक जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या करेगी? ये जो नीचे इसकी लाइन है इसको क्या करेगी? बराबर बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। यही एक्चुअली मीडियन होती है। मीडियन क्या होता है? लाइन होती है, ऊपर से शीर्ष से आती हुई एक लकीर होती है, लाइन होती है, मान ये ऊपर शीर्ष है, वहां से आती हुई एक लाइन होती है जो अपने नीचे जो जहां पे वो जाकर मिलती है उसको क्या कर देती है? उस लाइन को दो भाग में तोड़ देती है। मान लीजिए अब मैं यहां से एक मीडियन ड्रॉ करूं तो क्या होगा? ये बीसी से एक लाइन जाएगी और किसको आधे आधे भाग में तोड़ देगी? ये एसी को आधे आधे भाग में विभाजित कर देगी। सिमिलरली सी से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये क्या करेगी? ये इन दोनों को आपस में क्या कर देगी? ये लाइन क्या करेगी? इन दोनों को आपस में दो बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। मतलब मैं एक और डेफिनेशन ले लेता हूं, मतलब क्या कि यहाँ पे देख लेते हैं, एक और बना देता हूं आपके लिए, एक और बना देते हैं डी ई एफ। अब यहाँ पे क्या होगा? मीडियन बताइए। यहां से एक लकीर खींची, ये जो बिल्कुल बीचों बीच, ये जो बीच की बिंदु है, ये क्या है? मीडियन है। यहाँ से जो एक ऐसी लाइन जो है क्या कर रही है? ईएफ को बराबर भागों में बांट दे रही है, वो क्या है? मीडियन है। इसी तरह हम ई से जब यहाँ पर जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, ये इसको दो भागों में बांट देगी, ये भी मीडियन है। और जब ये जाएगी यहाँ पे क्या कर देगी? इसको बराबर भागों में बांट देगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी मीडियम हो जाएगा, बिल्कुल मीडियन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इससे अगले कॉन्सेप्ट क्या है। आई थिंक आप लोगों को मीडियन पता लग गया होगा। जब भी हम शीर्ष से कोई एक लकीर खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, जैसे इस एंगल को मैंने क्या किया? बीचों बीच तोड़ के यहाँ से क्या किया? एक लकीर जब खींची यहाँ से ऊपर से, और वो लकीर जाकर नीचे वाले बेस को क्या कर रही है? दो बराबर भागों में बांट दे, तो वो हो जाएगी
मीडियन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी जब एंगल डी से मैंने एक लकीर खींची और वो ई एफ को दो बराबर भागों में बांट दे रही है तो क्या हो जा रहा है, वो एक मीडियन है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब ए, इसको मान लेते हैं ए एम, इसको मान लेते हैं ई एफ जी, जी मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या क्या चीजें मिली, जब ए एम ने बी सी को बराबर भागों में काटा तो क्या हो गया, तो बी सी बन गया किसके बराबर, बी एम किसके बराबर हो गया, बी एम बराबर हो गया एम सी के। क्यों, दिस इक्वल्स टू दिस के हो जाएगा, ये तो पहला हो गया। सिमिलरली जब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई और ये जाके दोनों को किसको बराबर भागों में बांटा, के ने, बी के ने किसको दो बराबर भागों में बांटा, ए सी को, तो क्या बन गया, ए के बराबर किसके हो जाएगा, के सी के, ये हो गया सेकंड। अब आते हैं थर्ड में, सी एन ने किसको दो बराबर भागों में बांटा, ए बी को, कौन कौन से दो बराबर भागों में बांटा, ए एन बराबर एन बी, ये हो गया तीसरा। तो ये यहाँ से हमें क्या मिल गए, रिजल्ट मिल गया। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ई जी बराबर हो जाएगा जी एफ के, ये हो जाएगा पहला। सिमिलरली डी एच बराबर हो जाएगा एच ई के, ये हो जाएगा सेकंड। और उसी प्रकार अगर हम बात करें तो डी आई बराबर किसके हो जाएगा, आई एफ के, ये हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ से आपको क्या रखना है, रिजल्ट याद रखना है कि जब भी एक मीडियन दो बराबर भागों में विभाजित करती है किसी बेस को तो कैसे उसको होगा, तो वो क्या लिखा, ऐसे लिखा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस बराबर दिस के, ये बराबर इसके हो जाएगा, सिमिलरली ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है, दोनों से मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया। पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, आपने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, सब के सब कट के किसी एक मेन पॉइंट पे मिल रहे हैं आके, ये आपने ध्यान से देखा होगा। तो ये कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे सब के सब मिल रहे हैं, ये देखिए इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। और यहाँ पे कौन से पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये जो भी मध्यिकाएं, जो भी मीडियन आपस में कटने के बाद जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, जिसे आप बोलते हो हिंदी में केंद्रक। ठीक है, या आप इसे बोलते हो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण केंद्र भी बोल देते हो। मैं दोबारा से बता देता हूं क्या कह रहा हूं मैं, कि जिस भी पॉइंट पर आके तीनों मीडियम किसी ट्रायंगल के मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सेंट्रॉइड। या आप उसे सेंट्रॉइड बोल सकते हैं, या आप उसे केंद्रक बोल सकते हैं, या आप उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोल सकते हैं। जहां से आप उसे उठाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टिक जाएगा, वहां पे बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसा पॉइंट जो बैलेंस हो जाएगा जिसे आप सेंट्रॉइड बोलते हो। क्या होता है सेंट्रॉइड, जहां पे सभी मध्यिकाएं आपस में आकर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर सभी मध्यिकाएं आकर आपस में मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, या गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोलते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। और आपको केंद्रक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा एक केंद्रक क्या होता है। एक केंद्रक क्या होता है बताइए, यहाँ से जो लकीर खींची बिल्कुल बीचों बीच इसको क्या कर दिया, बराबर भागों में डिवाइड किया। ये इस वाले ने इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया और इस वाले ने इसको बराबर भागों में डिवाइड किया। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट पे आके दोनों मिले हैं उसे हमने क्या बोला था, केंद्रक। मतलब क्या, जब भी मीडियन आपस में आकर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उन्हें केंद्रक बोला जाता था। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है क्या, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी केंद्रक आपस में, जब भी ये मीडियंस आपस में मिलते हैं तो केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, पहली बात। और यहाँ पे जिस भाग में ये रेशो होता है ना, उनका कौन सा रेशो होता है, ये देखिए यहाँ से लेकर, अगर मैं इसे ओ नाम दे दूं, केंद्रक को ओ नाम दे देता हूं मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ एम लिख देता हूं, इस केस में हो जाएगा जो ए ओ है और ओ एम का रेशो है, जो ए ओ है और ओ एम का रेशो कितना हो जाएगा, 2:1, या इसे आप 2:1 लिख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि केंद्रक होता है वहां पे क्या आपको ऐसा दे दिया जाता है, उनसे रेशो भी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए उसका रेशो क्या है। ठीक है, तो जब भी केंद्रक होगा कहीं पे
केंद्रक होगा, वहां पे रेशो पूछा होगा, तो AO और OM का रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ पे मान लीजिए मैं K लिख देता हूँ, तो BO और OK का रेशो हो जाएगा, BO और OK का रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। उसी प्रकार OC और OL का रेशो कितना हो जाएगा, वो भी 2:1 हो जाएगा। आपने हमेशा शीर्ष से ही लेना है, जो माइनिंग करनी है वो शीर्ष से करनी है। जैसे मैं यहाँ से 2 ले रहा हूँ, इसको 1 ले रहा हूँ, इसको क्या ले रहा हूँ मैं, इसको मैं 2 मान रहा हूँ रेशो, इसको 1। सिमिलरली आपने इसको 2 मानना है, इसको 1 मानना है, ठीक है। सिमिलरली इसको 2 मानना है, इसको 1 मानना है रेशो, ठीक है। आप उल्टा मत कर दीजिएगा, यहाँ से नहीं, जहां से निकल रहा है शीर्ष वहां से 1, जैसे ये शीर्ष निकल रहा है तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, और दूसरी तरफ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जब भी केंद्रक होता है तो जब भी मीडियन एक पॉइंट पे मिलते हैं उसे केंद्रक बोला जाता है, और जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, मीडियन को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता, बल्कि 2:1 भाग में बांटता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ एक बात और याद रखने लायक है, क्या, जो ये मध्यिकाएं होती हैं A, B, C, ये एक मध्यिका यहाँ बना दी मैं, एक मध्यिका यहाँ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये जो मध्यिकाएं होती हैं क्या करती हैं, यहाँ O लगा देता हूँ, यहाँ M लगा देता हूँ, यहाँ M लगा देता हूँ। ये जो मध्यिकाएं होती हैं ये किसी ट्रायंगल को क्या करती है, 6 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा हूँ, ये जो मध्यिकाएं होती हैं वो किसी भी ट्रायंगल को 6 अलग अलग भागों में, यानी बराबर बराबर भागों में बांटती हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 6। मतलब क्या कहने का, जब भी आपको मध्यिकाएं मिली होंगी और आपसे पूछा गया होगा कि बताइए कि कितने भागों में ये बांटे हैं बराबर बराबर, तो आप कहेंगे 6 बराबर भागों में बांटा गया है। एक मध्यिका, तीनों मध्यिकाएं क्या करती हैं, वो किसी ट्रायंगल को क्या करती हैं, 6 बराबर भागों में बांटती हैं। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया होगा वो क्या होगा, 6 गुणा होगा किससे, ANO से। यहाँ O लगा देते हैं, यहाँ J लगा देता हूँ बीच में, ठीक है। किससे, इस वाले से, किससे, ANJ से। 6 गुणा होगा किसका, CJN से। आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि जो ANJ होगा, एरिया जो ANJ का होगा वो 1/6 गुणा होगा किसका, एरिया ABC के। सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल जो CJN होगा वो 1/6 होगा ABC के, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, COJ होगा वो 1/2 होगा ABC के। उसी प्रकार JOB होगा वो, यहाँ 6 लिख लीजिएगा, 1/6 होगा ABC के। फिर आएगा JBM वो होगा 1/6 ABC के। फिर आता है JMA वो होगा 1/6 किसके, ABC के, ठीक है। आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या, ये जो हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है वो 1/6 हिस्सा होगा इन सब का। सिमिलरली ये जो हिस्सा है 1/6 हिस्सा होगा इस सब का। ये वाला हिस्सा है 1/6 इसका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब हम एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड या जिसे आप कहते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष का मतलब क्या होता है, हेड। मान लीजिए ये A, ये B, ये C है, उसके हेड एल्टीट्यूड क्या है। शीर्ष का मतलब क्या हो गया, हेड। मतलब यहाँ से क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए सीधा, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके वहाँ क्या करे, एक लंब बनाए, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए। शीर्ष लंब क्या बोला जाता है कि ये एक ऊंचाई ही होती है। अगर आप बात करें, एल्टीट्यूड एक हाइट ही होती है एक्चुअल में,
ठीक है, हाइट होती है। लेकिन ये क्या करती है, ये जब नीचे जाती है तो उस बेस के ऊपर क्या करती है, 90 डिग्री का एक एंगल बना देती है। ठीक है, जस्ट यही है शीर्ष लंब क्या होता है, किसी के भी शीर्ष से अगर हम किसी ऑपोजिट दिशा के अंदर कोई क्या करेंगे, ऑपोजिट दिशा में जब जाके इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बना देगा। क्या बोलेंगे इसको हम, शीर्ष लंब। पता लगा आपको, शीर्ष से जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ उसके बेस के ऊपर तो वो क्या करता है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बना देता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। मान लीजिए इसे ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ एंगल AOB है और एंगल AOC है वो कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का है और ये भी एक्चुअल में ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये 90 है तो उसे भी 90 होना ही पड़ेगा ताकि 180 का जोड़ हमें मिल पाए। अब जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये ABC अपना क्या है, एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सबसे पहले आप दोनों में डिफरेंस समझिए। शीर्ष लंब तो क्या होता है, सिंपल क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से अगर शीर्ष से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो जाके क्या करता है, ऑपोजिट जो भी साइड होती है उसके ऊपर जाके क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बना देता है, जस्ट इतना। ठीक है, लेकिन जो शीर्ष लंब होता है ना, वो क्या करता है, वो 90 डिग्री का एंगल तो बनाता ही बनाता है, लेकिन साथ में क्या करता है, वो इस भुजा को भी क्या करता है, बराबर भाग में बांटता है। इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। मतलब यहाँ पे ये बराबर भाग में नहीं बांट रहा है, यहाँ पे एल्टीट्यूड वाले केस में वो कहीं भी हो सकता है, जरूरी यहाँ भी पड़ जाए, यहाँ ये बिल्कुल बराबर भागों में नहीं बांटता। ठीक है इसको, लेकिन जब इसकी बात करते हैं शीर्ष, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या उसे हम बोलते हैं शीर्ष लंब, शीर्ष लंब शीर्ष लंब इसे हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। ठीक है, या समभाजक बोलते हैं, जिसको लंब समद्विभाजक बोलते हैं। क्या है, लंब तो बना ही रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से लंब बनाऊं इसका, तो ये क्या करेगा, इसे भी इन दो बराबर भागों में बांटेगा और साथ में एक 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से एक एंगल खींचूं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके यहाँ क्या करेंगे, दोनों को बराबर भागों में तो बांटेगा ही बांटेगा, और साथ में यहाँ क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब कहने का क्या हो गया, मतलब ये है तो एक तरीके से मीडियन, लेकिन मीडियन क्या करता था, मीडियन सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, वहां पे ये क्या करता था, बराबर भागों में बांटता था, जिस भी भुजा के ऊपर पड़ जाता था, उल्ट ऑपोजिट भुजा पे। लेकिन इस केस में क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को कट तो कर रहे हैं, यहाँ पे बराबर भागों में बांटते हैं और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। अब इसे हम कुछ नेमिंग दे देते हैं, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ OBC, इसे कुछ और मान लेते हैं K, और इसको मान लेते हैं O। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ में अगर एंगल C की बात करूँ तो वो कितना दिख रहा है, 90 डिग्री है। यहाँ एंगल C ना लिख के मैं लिख देता हूँ एंगल ACO बराबर किसके है, एंगल OCB कितना, 90 डिग्री। और साथ साथ में क्या है, साथ साथ में जो AC है वो किसके बराबर है, CB के। AC बराबर है किसके, CB के। सिमिलरली अगर मैंने इसकी बात की, अब इधर की बात करते हैं, तो एंगल BOA बराबर किसके है, एंगल OBC के। एंगल यहाँ पे एंगल OBA लिखिए, OBA बराबर है OBC के कितना, 90 डिग्री। और साथ साथ में क्या हो रहा है, साथ साथ में AB बराबर किसके होगा, AB बराबर BC के होगा। उसी प्रकार और देखते हैं तीसरा, इस केस में आते हैं तो क्या होगा,
एंगल ओ के बी बराबर है एंगल ओ के सी के 90 डिग्री, और साथ में क्या होगा, बी के बराबर किसके हो जाएगा, के सी के, बी के बराबर के सी के हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या फर्क है। एल्टीट्यूड क्या है, सिर्फ एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या खींचा गया एक लाइन है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं या लंब समद्विभाजक की बात करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता ही बनाता है, साथ साथ में क्या करता है, दोनों को जिस भी ऑपोजिट डायरेक्शन पे वो पड़ता है उसको क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, आप एल्टीट्यूड में एक बात और याद रख सकते हैं क्या, कि अगर मैं यहाँ से इन सबके एल्टीट्यूड बना देता हूँ, मैंने इसका एल्टीट्यूड निकाला, यहाँ भी एक एल्टीट्यूड बना देते हैं, यहाँ भी एल्टीट्यूड बना देते हैं, तो जो ये बीच वाली जो सभी एल्टीट्यूड क्या है, अगर आपस में मिले, ये सभी के सभी जहाँ पे एल्टीट्यूड आपस में मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, समलंब केंद्र। ठीक है, और तो सेट जहां पे ये क्या है, जितने भी एल्टीट्यूड आपस में मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, क्या कहने का मतलब कि शीर्ष लंब जब भी तीनों के तीनों आपस में किसी एक पॉइंट पर जहां मिलेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, या बोल सकते हो एल्टीट्यूड के तीनों पॉइंट जब आपस में एक बिंदु पर मिलेंगे उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ के आ गई होगी कि ऑर्थो सेंटर किसे बोला जाता है, जहां पर क्या होता है, शीर्ष लंब के तीनों पॉइंट आकर आपस में मिलते हैं, शीर्ष लंब आके बीच में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। आइए एल्टीट्यूड के बारे में, अभी इसके बारे में अभी और जानना जरूरी है क्योंकि इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। मैं अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला हिस्सा क्या करता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, मैंने इसे जानबूझकर इस साथ कराया ताकि इन दोनों के बीच में आपको फर्क पता लग जाए। तो अभी मैं पहले इसके बारे में कराता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन इसके साथ जो बनते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले तो ये मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा जो ट्रायंगल बना हुआ है, अगर मैं सही से इसको और बनाऊं, यहाँ पे मैं अगर नेमिंग कर दूं, ABC तो है, अगर इसे मैं O मान लूं, इसे K मान लूं, इसे N मान लूं, इसे J मान लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब भी ऑर्थो सेंटर की बात होती है, अगर तो वहाँ ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, या आप इसे लंब केंद्र बोल सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, मैं वहाँ पे केस बता दूं कि क्या क्या वहाँ पे आंसर निकल के आते हैं। वहाँ पर निकल के आता है क्या कि एंगल A प्लस एंगल BOC, एंगल BOC बराबर किसके हो जाएंगे, 180 डिग्री के। मतलब क्या, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, जब अगर वहां पे क्या मिला होगा, मैं इसे अगर लंब केंद्र का मिला होगा। ठीक है, मैं एल्टीट्यूड मिटा देता हूं ताकि आपको वो है, मैं यहाँ लंब केंद्र लिख देता हूं। यदि आपको लंब केंद्र मिला हो या, ठीक है, और ये आपको ऑर्थो सेंटर मिला हो और आपको पूछा क्या हो कि एंगल A की वैल्यू 100 डिग्री है, तो बताइए एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल BOC किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। आप A की वैल्यू पुट कीजिए और BOC की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा एंगल A, यहाँ बन जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। ये एक फॉर्मूला है जो बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर आप एंगल B की बात करो, एंगल B, तो एंगल B प्लस AOC, एंगल AOC ये भी किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर। अगर आप एंगल AOC निकालना चाहते हैं और आपको B मिला है तो आप क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल B, इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे कोई भी निकाल लीजिए। आपको B मिला होता तो आप AOC उधर ले जाते, अगर आपको AOC मिला है तो आपको क्या करते, ये उधर ले जाते B। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उसी के साथ करा रहा हूँ। यदि ऑर्थो सेंटर मिला हो तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब आता है तीसरा, अगर एंगल सी प्लस, कौन सा एंगल देखेंगे आप, उसके बिल्कुल सामने सी ए ओ बी, ये रहा तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट देखेंगे ए ओ बी के, एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। इसी प्रकार एंगल अगर आप ए ओ बी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल सी कर देंगे, ये आपका उत्तर निकल आएगा। कैसे, जैसे आप कैसे देख रहा हूं मैं, ये देखिए मान लीजिए ट्रायंगल है, मान लीजिए मैं हाफ हिस्सा, अगर ये ए है तो आप, मैंने यहाँ लिखा है क्या, मैंने यहाँ लिखा है बी ओ और सी। तो अगर हमें पूछा जाए, अगर दे दिया जाए ए की वैल्यू 100 डिग्री है, बताइए कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सीधा आप कीजिए 180 डिग्री माइनस ऑफ 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे 100 डिग्री, आपका बी ओ सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 80 डिग्री आंसर। तो यहाँ पे आपको सवाल ऐसे करना है यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। ये क्या है, लंब केंद्र के बारे में। अगर आपको ऑर्थो सेंटर मिला हो या लंब केंद्र मिला हो और आपसे ये सब पूछा जाए तो आप इजीली इस सवाल को कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। जो भी मिला आप उससे 180 से घटा दीजिए और आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इन सेंटर की। इन सेंटर, या जिसे हम बोलते हैं अंतःकोण, अंतः केंद्र, या जिसे हम बोलते हैं अंतः केंद्र, ठीक है, इन सेंटर की। तो इन सेंटर क्या होता है, मान लीजिए आपको क्या मिला है, ये एक ट्रायंगल मिला है, ये आपको एंगल ए मिला है, ये आपको एंगल बी मिला है, ये आपको एंगल सी मिला है, ठीक है। जब आप इनका एंगल बाइसेक्टर निकालते, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये आपको एक एंगल मिला है, ठीक है। मैं यहाँ पहले आपको एंगल बाइसेक्टर बता देता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर, ये एक एंगल है ए, जब भी इसे मैं बाइसेक्ट करूंगा आधा आधा, कि वो दोनों के दोनों बराबर भागों में बढ़ जाए, एंगल एक एंगल दो, ये दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगे। अगर मैं किसी एंगल को दो बराबर भागों में काट रहा हूं या बांट रहा हूं तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। यदि मैं किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा हूं उसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली हम इन सेंटर में अब आते हैं, एंगल बाइसेक्टर आपको पता लग गया होगा। इन सेंटर में आते हैं, यदि मैं बीसी का एंगल बाइसेक्ट करूं, बाइसेक्टर बनाऊं, सी का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, यदि मैं बी का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, सी का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं और ए का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, तो उस हिसाब से ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके, ये बराबर, मतलब एंगल ए बराबर एंगल 2 के हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर एंगल 6 के, उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं ना, ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिले, कौन से पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है इन सेंटर, या जिसे आप बोलते हो अंत केंद्र। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्या चीज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर क्या है। एंगल बाइसेक्टर, जब भी एंगल को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं और उसके लिए एक लकीर लगाते हैं जो कि उसको दो बराबर भागों में बांटे, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। यदि किसी त्रिकोण में मैं तीनों कोणों का एंगल बाइसेक्टर निकालता हूं और तीनों जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं इन सेंटर या अंतःकोण। आप लोगों को आई थिंक अंतःकेंद्र, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।